Yes, sir. I'm sharing my screen with you. Please turn off all your mics and your webcams also. आप मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को देखने की. इनफैक्ट हमें बस जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पे कंसंट्रेट करना है. आई कैन सी समबडी हियर. Yes, sir. बच्चों माइक बंद कर दो अदरवाइज डिस्टरबेंस मेरे को आता रहेगा और बाकी बच्चों को भी आएगा. टर्न ऑन योर माइक ओनली व्हेन यू नीड टू स्पीक समथिंग. ओके गुड. कैन यू सी माय स्क्रीन? अभी अपना माइक ऑन करके बोलो. Yes. ओके Yes, sir. हसनैन ने बोला यस. एंड दिस इज योगेश. ठीक है योगेश हसनैन. फिर है कशिश. कशिश बेटा दो तरह से तुम आए हुए हो. कोई बात नहीं. Yes, sir. आई थिंक कीर्तन. कीर्तन इज Yes, देयर. sir. Yes, sir. कृष्णा अहीर. मयंक चंपावत. नौशीन. बाकी लोग किधर हैं? वेरी स्लो. कोई बात नहीं. हाँ जी. वो लोग कहाँ हैं जिनको इशू था? वो कौन बच्चा था जिसको थोड़ा सा इशू आ रहा था? हसनैन. Sir, Yes, हसनैन sir. और मेरे को सर. हसनैन और योगेश. ओके ठीक है Yes. बच्चों. बेसिकली मेरे को एक बार ये बताओ ये इशू आना चालू कहाँ से हुआ? पहला बात, क्या लेक्चर फास्ट था या उसका लैंग्वेज इंग्लिश में था इसलिए समझ में नहीं आया, या और डिटेल डिस्कशन चाहिए? सर मेरे को थोड़ा सा एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही थी. एग्जाम्पल सर वो जैसे माइक्रो और माइक्रो में फर्क दिखा डिफरेंस कर रहे थे ना सर आप तब. हाँ 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 ठीक है. तो एक Yes, काम sir. करता हूँ, मैं पूरे चैप्टर को फिर से लेता हूँ है ना. एंड दिस टाइम आई विल टेक इट विद नोट्स. अब एक्चुअली क्या है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना वो वीके ओरी के हिसाब से बना रहा हूँ. बट व्हेन आई टीच इन द क्लास आई टीच थ्रू माय नोट्स. तो थोड़ा सा आपको नोट्स में सीक्वेंस का फर्क नजर आएगा. अदरवाइज यू शुड ऑलवेज रेफर टू द लेक्चर. चलो चालू करता हूँ मैं. पहले मेरे को एक बात ये बताओ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इकोनॉमिक्स की, है ना. यहाँ से चालू करते हैं बच्चों. बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? एनीबॉडी पढ़ा है ना, पहले 10th में भी था. नहीं. इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. आप पहले ये समझना सर कि हाँ बोलो बोलो. Any- नहीं सर आप बोलो मेरे को क्या इतना खास नहीं आता फिर भी आप बोलिए. ना इट इज वेरी गुड दैट यू आर ट्राइंग. बोलो योगेश, कोई दिक्कत नहीं बेटा. सर वो रिसोर्सेस जिसको टाइम से यूज किया जाता है एक लिमिट होती है. हम्म, नहीं इनकम्प्लीट है. अभी समझो, कोई बात नहीं. पहले ओके. इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझो. इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पहले मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, इकोनॉमी. ये क्या होता है? इकोनॉमी कुछ नहीं होता, एक सिस्टम होता है. एक ऐसा सिस्टम जिसमें तीन तरह के लोग हमें मिल जाएं. पहला होगा कंज्यूमर, दूसरा होगा प्रोड्यूसर. एक बार ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं. कंज्यूमर कौन बंदा होता है? कंज्यूमर वो बंदा होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है. गुड्स को, सर्विसेज को. आप लोग खाना खाते हो, हाँ. कपड़े पहनते हो, बिल्कुल. कंजम्पशन का मतलब कहीं पे भी ये नहीं होता कि खा लिया तो कंजम्पशन हो गया. यूज करना है इस कंजम्पशन. व्हेन यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स तो भी कंजम्पशन हुआ. व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक, स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, वो भी कंजम्पशन है. तो कंजम्पशन का मतलब ओवरऑल टू यूज. ठीक है. स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है ना? Yes, sir. कोई एक बच्चा पूछ रहा था Yes, मेरे को sir. कि सर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हमारा मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है. सब दिखेगा बेटा, डोंट वरी. वी हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर सो लॉन्ग नाउ. प्रोड्यूसर की बात करते हैं.
प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो बंदा जो इस कंज्यूमर के लिए सामान बनाता है, जो गुड्स बनाएगा, जो सर्विसेज बनाएगा, वो बंदा हमारा प्रोड्यूसर होगा। जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो रेस्टोरेंट हमारे लिए प्रोड्यूसर हो गया। जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर देगा वो बंदा क्या क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। अब जरा मेरे को बताओ कि दोनों के अपने अपने अरमान होंगे, दोनों की अपनी अपनी चाहत होगी, वो क्या होगी? गोल्स क्या है? कंज्यूमर के गोल क्या होंगे और प्रोड्यूसर के गोल क्या है? बताओ बच्चों। सर कंज्यूमर को जो होगा उसको ज्यादा से ज्यादा सॉरी डिस्काउंट मिले वगैरह मिले, और प्रोड्यूसर को ये होगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। डिस्काउंट से ज्यादा मैं बोलूँ कंज्यूमर को चाहिए कि उसको चीज अच्छी है। चीजें अच्छी मिल जाए, उसको सेटिस्फेक्शन हाँ मिल सर। जाए, है ना? यस तुम यस। रेस्टोरेंट पे जाओगे, वो बहुत तगड़ा डिस्काउंट दे रहा है पर एकदम कचरा खाना बना रहा है, तुम खा पाओगे क्या? नहीं। नहीं सर। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है। उसको चाहिए कि उसकी वांट्स जो हैं उनका सेटिस्फेक्शन प्रॉपर हो जाए। अच्छा, प्रोड्यूसर जो रेस्टोरेंट है वो क्यों तुम्हारे लिए खाना बना रहा है? उसको क्या पड़ी? पैसे, उसको क्या चाहिए बताओ? मनी, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को चाहिए मनी। मनी मतलब मैं बोलता हूँ उसको पैसा आएगा लेकिन उसके खर्चे ज्यादा है तो थोड़ी चलेगा। कुल मिला के इसको चाहिए प्रॉफिट। आप समझना, प्रॉफिट में और पैसे में फर्क है। मेरे पास एज ए रेस्टोरेंट ओनर मेरे पास लाखों रुपए आया कस्टमर से, लेकिन मेरे खर्चे 1.5 लाख हो गए, तो क्या होगा? 1 लाख रुपए इससे आया और लॉस। 1.5 लाख, तो मैं लॉस में हो गया ना। लॉस मेरा मोटिव नहीं है, मेरा इससे मोटिव है प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर आई वांट टू अर्न प्रॉफिट। पक्की बात है बच्चों? यस सर। ठीक है। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। इन दोनों के अलावा हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में एक और पार्टिसिपेंट होता है, एक और भाई होता है जो यहाँ पे कुछ खेल खेलता है, उसको बोलते हैं सोसाइटी। ऐसे सोसाइटी क्यों है? ये सोसाइटी ऐसे है जैसे मान लो तुम और तुम्हारा छोटा भाई दोनों लड़ जाते हो, तो बीच में कौन आता है तुम्हें संभालने के लिए? मम्मी। यस सोसाइटी इज सर। काइंड ऑफ मम्मी फॉर यू। जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में से किसी एक को दूसरे के ऊपर हावी होने नहीं देगा। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बैलेंस मेंटेन करके चलें, इसीलिए हमारे लिए सोसाइटी है। और सोसाइटी का रोल है कि उसको सोशल वेलफेयर चाहिए। बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर। श्योर। यस। सबको समझ में आ गया? मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूँ, जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। यस। मयंक चंपावत ने नहीं बोला, कृष्णा ने नहीं बोला। यस यस सर। सर। मैं ओके डन फाइन। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वापस से माइक ऑफ कर लो भाई बोलने के बाद। आगे बढ़ते हैं। हमारे तीनों लोग, सोसाइटी भी, हमारा प्रोड्यूसर भी और हमारा कंज्यूमर भी, ये सब मिलकर के बनाते हैं हमारी इस सिस्टम को जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। फिर भी नहीं समझ में आता सर, और सिंपल समझाओ। आप मान के चलो कि हमारी कंट्री हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा देश है या जो हमारी सिटी है या जो हमारा स्टेट है, हम किसी को भी हमारी इकोनॉमी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे ऊपर ही। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी। बट व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये क्या चीज है? तो समझना, हमने इन तीनों लोगों के अपने अपने गोल समझ लिए। इन गोल को पूरा करने के लिए आपको चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ, जिसको हम बोलेंगे रिसोर्स। बच्चों, रिसोर्स मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो काम की है, जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो फायदे के लिए, वो सब रिसोर्स। आप किसान हो तो आपके लिए जमीन एक रिसोर्स है। आप एक फर्नीचर बनाने वाले हो, आपके लिए जो लकड़ी काट के लेके आए हैं आप, वो आपके लिए रिसोर्स है। आप एक कंज्यूमर हो, पैसा आपके लिए रिसोर्स है। ये सारी चीजें रिसोर्स होती है। आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप जिस बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपका रिसोर्स है, आपका लेबर आपका रिसोर्स है, आपका रॉ मटेरियल आपका रिसोर्स। रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स, पर उसके साथ यूटिलिटी होनी चाहिए। अब रिसोर्स के साथ क्या समस्या है कि दीज आर लिमिटेड।
सब लोगों ने लेक्चर देखा था? ये चीज वापस रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेक्चर सबने देखा था पूरा पूरा? यस Yes, सर, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कम। जैसे मैं तुम्हारे पास जो पैसा है उसकी बात करूं, कितना होता है भाई? 1000 रुपए भी तुमको अगर महीने का मिलता रहेगा तो कम पड़ता होगा। क्या पॉकेट मनी तुम लोग का? हाँ हाँ, बताओ बताओ। डरो नहीं, सबका कम ही होता है 11th क्लास में तो। सर मैं पॉकेट मनी नहीं लेता। ओह माय गॉड। सैयद मोहम्मद बोलते हैं वो पॉकेट मनी गधे में। पॉकेट मनी ले लेता, पर जैसे जरूरत पड़ जाती है वैसे ले लेता हूँ, ऐसा। Yes, yes, sir. तो भी मान के चलते हैं कि आप लोग को महीने में 500 रुपए का जरूरत पड़ता है। अब जरूरत तो इससे भी ज्यादा की होती है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको 500 रुपए अभी दे दें एक दिन मंथ के स्टार्टिंग में, तो आप मंथ के एंड तक 500 रुपए अपने पास रख नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाई? बिकॉज योर रिसोर्स, मतलब आपके पास जो पैसा है, दैट इज लिमिटेड। लिमिटेड किसके कंपैरिजन में? समझना, लिमिटेशन इज अ रिलेटिव टर्म। हमें किसी और से इसको मैच करना होता है। किससे मैच कर रहे हैं हम रिसोर्स को? लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वांट। आपकी जो वांट्स हैं उससे कंपेयर करूं तो पैसे कम। भाई 500 रुपए होते तो बहुत है, लेकिन आपकी वांट्स के कंपैरिजन में वो कम पड़ जाता है। इंसान थकता ही नहीं है चॉकलेट खरीद करके या रेस्टोरेंट जा करके मंचूरियन खा करके। थकता ही नहीं, उसको तो और चाहिए। वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स का एक सिंपल सा लिमिटेशन, उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका मन कभी नहीं भरता। व्हाट डू यू थिंक? इंडिया में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, तो मुकेश भाई की कोई ऐसी इच्छा होगी जो पूरी नहीं हो पाई होगी? व्हाट डू यू थिंक? बताओ बच्चों। नहीं, होगी, कुछ तो होगी, और भी प्रॉफिट करना चाहता होगा वो। वो और भी प्रॉफिट चाहता होगा, या वो चाहता होगा यार मेरे मेरा मून पे एक फार्म हाउस होना चाहिए। अब ठीक है ना, उस लेवल का इंसान है, कुछ ना कुछ आप समझो। अगर आपने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया है तो भी आप रुकोगे नहीं। बीइंग अ ह्यूमन, आपकी वांट्स ऐसी हैं जो हमेशा ऊपर ही रहेंगी। आपके पास जो है उससे। जब आप छोटे थे आप सोचते थे मेरे को 1 रुपया 2 रुपया मिल जाए, मैं चॉकलेट खरीद लूं, खुश हो जाऊं। अभी आपको 500 1000 भी मिलता है तो ठीक है, इतनी खुशी नहीं मिलती। क्यों, क्या हो रहा है? आप बड़े हो गए इसलिए? नहीं। आप में ये बात बचपन से ही थी कि मेरे को जितना मिल रहा होगा ना, मैं हर बार उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करूँ। वाई? बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन बींग्स की एक बात हमने समझ ली कि उनकी वांट्स कैसी होती हैं। ये जो वांट्स हैं ये कैसी होती हैं? इन पर्टिकुलर ये होती हैं अनलिमिटेड। अच्छा, वांट्स कैसे पूरी होती हैं? रिसोर्सेज से। वो कैसे होते हैं? ये जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। क्यों प्रॉब्लम आएगी? मेरे को चाहिए ज्यादा है कम, प्रॉब्लम आएगी। ऐसे मान के चलो कि ये तुम्हारे रिसोर्सेज का वैल्यू और ये तुम्हारे वांट्स का साइज। इतनी तुम्हारी वांट्स है, पूरा कर सकते हो इतने से। कैसे पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। मतलब मैं इसको अगर चलो मनी की टर्म्स में लिखता हूँ, तो आप चाहते हो कि यार मेरे को ना 10 लाख की वांट्स है मेरी। मेरे को एक मस्त वाली बाइक चाहिए, एक शानदार लैपटॉप चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, शूज चाहिए शानदार। 10 लाख की आपकी ओवरऑल वांट्स फिलहाल के लिए। ये 10 लाख पूरे होगी ना, आप और वांट करने लग जाओगे। लेकिन मान के चलो 10 लाख की वांट्स हैं, पैसे पड़े हैं 10,000 ओवरऑल। तुमने पूरा तुम्हारा पिगी बैंक देखा तो 10,000 रुपए उसमें, और उससे ज्यादा है ही नहीं। ये है तुम्हारे रिसोर्स। तो मेरे को बताओ, इस 10 लाख में एक तुम्हारी बाइक की वांट थी, एक कोई और वांट थी, ऐसे अलग अलग तुम्हारे वांट्स। ये लो, मैं अलग अलग कलरिंग कर देता हूँ उसको। ये कोई एक अलग वांट है, दूसरी एक और अलग वांट है, एक और कोई अलग वांट है, फिर कोई और वांट। ऐसे करके तुमने ये 4 5 वांट देख ली जो तुम सबसे अर्जेंट है तुम्हारे लिए। ये जो 4 वांट्स है ना, ये सब तुम्हारे लिए सबसे अर्जेंट है।
और ये 4 वांट तुम्हारी 10 बार पूरी हो जाएंगी, लेकिन बाकी की जो वांट्स रह गई ये पूरी नहीं हो पाएंगी। बताओ तुम क्या करोगे, कौन सी वांट को सेटिस्फाई करोगे? ये जो बाकी सर जो मरून जरूरी कलर, होगी। हाँ, जो जरूरी है उसको, मतलब ग्रीन वाली पूरी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ब्लू वाली हाँ कर लेंगे, येलो बिल्कुल, पिंक हाँ कर लेंगे। लेकिन बाकी जो मरून पोर्शन रह गया आपकी वांट्स का, जिसमें तुम्हारे बाइक वगैरह ये सब चीजें आ रही थी, वो पूरी कर पाओगे? वो नहीं पूरी कर नहीं पाओगे। सर। क्यों? पैसे खर्च हो गए, पैसे खत्म हो गए, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो हम इन रिसोर्सेज का यूज क्यों कर रहे हैं? हमारी वांट्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पूरा करने के लिए। इंग्लिश में बोल के बताता हूँ, वी यूज रिसोर्सेज टू satisfy the most important of our wants. As our wants are unlimited, but the means or the resources to fulfill those wants are limited. बनाया इंग्लिश वाला? यस सर। चलो ठीक है। तो वांट्स के बारे में भी समझ गए कि वांट्स अनलिमिटेड है। फिर से रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। रिसोर्स तो लिमिटेड है, ये एक बात। क्या माइक ऑफ, माइक ऑफ। सर संदर माइक ऑफ करना यार। अभी ठीक है, फिर से आ जाइए। पहली बात, रिसोर्स लिमिटेड थे। रिसोर्सेज की एक और करेक्टरिस्टिक है, रिसोर्स के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब कोई बता सकता है बच्चा? देखो कुछ ऐसे बहुत टर्म्स सारे हैं। एक छोड़ के एक। हाँ, एक एक छोड़ छोड़ के के एक। हम ये सोचते हैं यस सर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेट का मतलब होता है या तो ये या ये। ये yes। अभी जैसे हम जनरल ऑल्टरनेट कैसे जानते हैं, क्योंकि हमें कभी बोला होता है कि इसकी क्लास ऑल्टरनेट होगी। ऑल्टरनेट होगी तो हम समझते हैं कि मंडे नहीं होगी ट्यूसडे हो जाएगी, वेंसडे नहीं होगी थर्सडे हो जाएगी, फ्राइडे नहीं होगी सैटरडे हो जाएगी, है ना? ये जनरल टर्म में हम समझते हैं। बट इसका सिर्फ उतना सा मीनिंग नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है मैनी, मैनी, लेकिन उसमें सारे नहीं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे इस्तेमाल हैं जिसमें से हम कुछ ही पूरे कर पाएंगे। फिर से समझना, तुम ये 10,000 रुपए से क्या क्या कर सकते थे? तुम ये 10,000 रुपए से बहुत सारी चीजें कर सकते थे। बेटा मयंक चंपावत, म्यूट करो बेटा, म्यूट। हाँ, अभी ठीक है। ये 10,000 रुपए से तुम कई सारे इस्तेमाल कर सकते थे। तुम टी शर्ट खरीद सकते थे, तुम खाना खा सकते थे, घूम सकते थे, झूम सकते थे, है ना? ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ये 10,000 रुपए का तुमने क्या करना है ये तुम बाद में डिसाइड करोगे, जिसको हम बोलते हैं चॉइस। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, फिर से समझना, ये चॉइस जो है ना, यही इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है हमको। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, कैसे हो अनलिमिटेड, मतलब आपके पास पैसा ही पैसा है, तो क्या आपको चॉइस करनी पड़ेगी? यस और नो? नो जल्दी बताओ। सर, नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी सर नहीं पड़ेगी। करनी क्यों पड़ेगी, नहीं? क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि सर वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हमने सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर लिया क्योंकि हमारे पास यस सर। बहुत सारा। अच्छा, दूसरी बात, रिसोर्सेज के अगर ऑल्टरनेट यूजेस ना हो, एक ही यूज हो, सिंगल यूज, तो अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस वाली बात आप लोग समझ नहीं पाए। बेटा घर में दूध आता होगा, मिल्क, ठीक है? मिल्क के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके कई सारे यूज होते हैं। आप उसकी चाय बना सकते हो, आप उसको डायरेक्ट मिल्क की तरह ही पी सकते हो, आप उसका मिल्क शेक बना सकते हो, ठीक है? आप उसका दही बना सकते हो, आप उससे घी बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो,
आप है ना कुत्ते को पिला सकते हो, आप बहुत सारे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मिल्क बहुत कम आता है, मान के चलो आप, आपके घर पे आता है 1 लीटर, क्यों इतनी, तुम्हारे पास मान लो पैसा नहीं है कि तुम 1 लीटर से ज्यादा मिल्क खरीद सको, तो क्या हम वो 1 लीटर में सारी यूज कर पाएंगे? बताओ हाँ या ना। नहीं कर पाएंगे सर। नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस। चॉइस करनी क्यों पड़ेगी। क्यों करनी पड़ रही है? मिल्क आपके पास कैसा है? लिमिटेड। रिसोर्स और क्यों लिमिटेड है। करनी पड़ रही है? मिल्क के साथ साथ इसका, मिल्क का जो यूज है वो कई जगह होता है। क्या बोलूंगा मैं इन सारे यूजेस को? ऑल्टरनेटिव यूजेस। मिल्क के कई सारे यूज हैं यस लेकिन सर। मिल्क कम है। मिल्क के कई सारे यूज हैं लेकिन मिल्क कम है, इसीलिए मेरे को चॉइस करनी पड़ती है। क्या समझ में आया बच्चों? यस सर, समझ यस में आ सर। गया। ठीक है ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से आपको नोट्स से समझाता हूँ इसको। नोट्स पे आ जाते हैं। ये आपका नोट्स है। नोट्स में हम बात करते हैं वर्ड की जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है करके समझना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद में इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी बताऊंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों अराइज हो रही है? अराइज होना मतलब उठना। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अराइजिंग आउट ऑफ स्कैर्स मीन्स, अरे स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड, और मीन्स जो है ना, ये रिसोर्सेज के लिए दूसरा वर्ड है। मीन्स बोलूं या रिसोर्सेज बोलूं एक ही बात है। तो एक तरह चॉइस क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट। किसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं? वांट्स के, क्योंकि वांट्स तो अपरंपार हैं और रिसोर्सेज बहुत कम। तो क्या करनी पड़ जाती है? चॉइस। जैसे दूध, दूध है बहुत कम लेकिन इस्तेमाल बहुत सारा है। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? हमने चॉइस कर लिया कि ठीक है हम लोग चाय बना लेंगे, हम लोग कुत्ते को पिला देंगे, बहुत जरूरी है मर जाएगा नहीं तो। हम लोग लस्सी भी बनाएंगे, गर्मी का टाइम है, हम लोग लस्सी बनानी है, थोड़ा सा दही भी जमाएंगे एक्स्ट्रा, घी नहीं बनाएंगे, शेक नहीं बनाएंगे, मिल्क भी नहीं पियेंगे। हमने ऐसे करके चॉइसेस कर। तो ये चॉइस कैसे करी? इकोनॉमिक्स का यूज किया हमने। क्यों, कैसे किया? जो मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था वो इस्तेमाल किए। मैंने आपको बताया वी यूज द रिसोर्सेज फॉर दोज वांट्स ओनली which are more important than others। अच्छा, ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों हुई सर? अभी अभी तो बताया, रिसोर्सेज की दो करेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला वो है स्कैर्स। स्कैर्स बोले तो बच्चों क्या होता है स्कैर्स? लिमिटेड। लिमिटेड। हाँ, तो रिसोर्सेज क्या है? पहली बात लिमिटेड, लिमिटेड। और दूसरी बात उनके इस्तेमाल कितने हैं? बहुत सारे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अभी समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा इसके नीचे जस्ट दे रखा है स्कैरसिटी। बच्चों स्कैरसिटी क्या होता है? सर स्कैर्स मतलब लिमिटेड, मतलब कम। स्कैरसिटी मतलब कमी, है ना? यस सर। जैसे तुम्हारे परसेंटेज बहुत कम बने, क्यों? मार्क्स की स्कैरसिटी हो गई। भगवान नहीं करे कम बने, बट मान के चलो मार्क्स की कमी हो गई। कैसे हो गई मार्क्स की कमी? लाने बहुत ज्यादा थे, चाहिए ज्यादा थे, आए कम। आगे काम। जब भी चाहिए ज्यादा होता है और अवेलेबल कम होता है तो मैं स्कैरसिटी बोलूंगा उसको। जैसे पानी की कमी हो जाती है, किसी गांव में पानी की कमी है, क्यों? क्योंकि लोगों को जितना पानी चाहिए उतना पानी है नहीं। मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल आर लेस एज कंपेयर टू रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट ज्यादा, अवेलेबिलिटी कम, स्कैरसिटी हो जाएगी। बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो गुड। हसनैन, हसनैन समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, यही चीज मैंने लेक्चर में पढ़ाई थी तब क्यों नहीं आया था समझ में? नहीं, मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस हिसाब से समझा के चलूं। हाँ बताओ। सर सर मैं लास्ट बताऊं? लेक्चर में। हाँ बोल बोल हाँ बोल सब कंटिन्यू। बताओ अपना, सब लोग।
सर लास्ट बोलो लेक्चर में आपकी आवाज भी थोड़ी बहुत स्लो थी। आवाज सर, मतलब स्लो वॉल्यूम? का नहीं है सर, मेरे लिए ये है कि आपने पिछली बार एग्जाम्पल कम दिए थे, इस बार एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हो, इसलिए समझ में ज्यादा आ रहा है। ये बात तो देखो, थोड़ा सा तो रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में ज्यादा एग्जांपल डालूं। पर होता क्या है और कि थोड़ा सर पिछली बार थोड़ा कंबाइन भी हो गया था कंबाइन कैसे? और थोड़ा मिक्सअप हो गया था। जैसे है ना, पहले आपने टॉपिक स्टार्ट किया था स्कैरसिटी का, फिर आप वापस इकोनॉमिक्स पर चले गए, फिर धीरे धीरे आपने वापस से स्टार्ट किया, फिर पीछे चले गए, ऐसे थोड़ा हुआ था सर। तो बेटा वो मिक्सअप नहीं है, एक्चुअली वो पढ़ाने का स्टाइल ही है। आप समझना, मेरा स्टाइल ऐसा ही हाँ रहेगा सर, हमेशा। यस सर, अभी देखो, तो मैंने बीच में सेकंड पेज से यस चालू सर। किया है, अभी हम फर्स्ट पेज पे नहीं आया। तो वो फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट कि हम वो उस सिचुएशन में क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ क्या कनेक्ट हो सकता है बेस्ट, है ना? सर बाय एनीवेज, द वे मैं प्लीज डोंट माइंड। हाँ ना, देखो इट्स ऑल अबाउट, सर दिस इज अ सिचुएशन जो हम सबको फेस कर रहे हैं। अभी क्लास में होते हैं ना, तुम लोग के सारे प्रॉब्लम आमने सामने ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं जान पाता कि तुम्हें क्या इशू आ रहे हैं, और क्लास हमेशा डिस्कशन मोड में होती है। व्हेन दीज आर लेक्चर्स, तो लेक्चर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं बाकी सारी बातें सबसे कम करता हूँ। जैसे मैं उसमें हंसी मजाक नहीं करूंगा, मैं एग्जाम्पल्स भी जो मेरे को लगता है कि इतने सफिशिएंट है उतने ही दूंगा। हो सकता है कि वो कभी कम पड़ जाए, जैसे मेरे को अभी आइडिया लगा कि कम पड़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़े बढ़ाऊंगा। आई वोंट माइंड अगर तुम लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक्स आएंगे जो इम्प्रूवमेंट के लिए है ना, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड आई ओके सर। अप्रिशिएट। सर ट्राई सर आप ये ट्राई करना जो अपनी डेली लाइफ में अधिकतर यूजेस में आता है, जैसे इस टाइप के एग्जांपल यूज करना। अभी दूध वाला दिया वैसा? नहीं यस हाँ सर। चलो ऐसे देख लो, टाइप जैसे अपन कोई शॉप पे जाते हैं जिस यस टाइप के सर, एग्जांपल। ठीक है, ठीक है। डन डन डन। मैंने टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया था देखो लास्ट उसमें। तो टी शर्ट का मुझे लगता है डेली लाइफ में काम आता होगा। पर ठीक है, अभी चलते हैं आगे बढ़े, इसको ये समझ में आ गया आई होप, स्कैरसिटी और यस सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, बताना समझ में आती है कि नहीं। मैं इसको कनेक्ट करूंगा जो सबसे पहले पढ़ाया था उससे, ध्यान से पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड। इट इज द स्टडी, स्टडी है ऑब्वियसली बात, किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। अभी तक हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या पढ़ा कि वांट्स अनलिमिटेड हिसाब पढ़ा ना। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमें आगे चल के इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम इस पूरे में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि इंसान कैसे काम करते हैं। हम खुद इंसान है तो भी यही पढ़ रहे हैं कि इंसान कैसे काम करते हैं। और साथ में किस चीज क्या पढ़ रहे हैं? एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? स्कैर्स रिसोर्सेज। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा मतलब? चलो, अलोकेशन वर्ड क्या होता है? नया वर्ड है। अलोकेशन का मतलब क्या होता है? अलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब सर? ये देखो बच्चों, हमारे पास रिसोर्सेज थे, ये रिसोर्सेज थे ये वाले, इनको हमने बांट दिया किसमें? हमने इनको ग्रीन में, ब्लू में, येलो में, पिंक में बांट दिया, अलोकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज एक तरह से बहुत कम है। हम आरती में गए और आरती में बहुत भीड़ आई है, और पुजारी प्रसाद बांट रहा है। पुजारी ने प्रसाद बांटा और एंड में प्रसाद खत्म हो गया। तो एक तरह से उसने क्या किया, जो जो जैसा जैसा सामने अवेलेबल था उसने उसको दे दिया। बच्चे देखे, बच्चों को ज्यादा दे दिया, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट लगी उसके हिसाब से दे दिया। कुल मिलाकर के उसने एडजस्टमेंट किया, उसने चॉइस करी। तो चॉइस करते करते उसने जो उसके पास रिसोर्स था उसको अलोकेट किया ना, बांटा ना। बोलो, समझ में आया? यस। हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर, यस ठीक सर। है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कैसे रिसोर्सेज को बांटना है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन उनको नहीं बटेगा जो लोग अवेलेबल नहीं हो पाए, या कद्दू अगर बड़ा नहीं हुआ तो सब तक नहीं पहुंचेगा। सिंपल एज दैट। इन अ मैनर, इस तरह से बांटना है दैट प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, और सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। बच्चों कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कहाँ पढ़ा था ये? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोसाइटी। सर एक मिनट, आप अपना माइक थोड़ा पास में रख लोगे, वॉइस धीरे धीरे कट रही है। अभी ठीक है?
हाँ अभी ठीक। हाँ, मेरे को जरा ये बताओ, क्या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोसाइटी और इनके बारे में ये वाली बातें कौन सी, सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट और वेलफेयर वाली बातें कहीं पढ़ी है हमने? यस सर, फर्स्ट में अब अपन ने पढ़ी थी ना इकोनॉमी। हाँ, हमने देखा था इकोनॉमी में कौन लोग हैं, ये तीन पार्टिसिपेंट हैं और इनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इस तरह की स्टडी है रिसोर्सेज की कि ये तीनों पार्टिसिपेंट अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बेस्ट तरीके से पूरी करते हैं। Economics is a study of human behavior and allocation of resources in such a manner that consumers maximize their satisfaction, producer maximize profit, and society their social welfare. बताओ क्या डेफिनेशन कनेक्ट कर पा रहे हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, सर। देख देख लेते हैं फिर से। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साथ में बोलते जाओ, जो काम के वर्ड्स हैं वो बोलते जाओ। स्टडी किसकी है? ह्यूमन Behavior. बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ बिहेवियर। हाँ, और साथ में क्या? एलोकेशन। एलोकेशन Allocation. किसका? एलोकेशन, लेकिन किसका Yes, बच्चों? sir. स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड। की कमी। हाँ, हाँ रिसोर्सेज की कमी। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी है उनका एलोकेशन, वो भी इस यस सर। तरीके से वो भी इस तरीके से कि प्रोड्यूसर को मिल जाए मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर को Profit. मिल जाए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और सोसाइटी को क्या मिल जाए? बोलो बच्चों। Welfare. वेलफेयर। वेलफेयर। डन। तो इतना हमने पढ़ लिया। मेरा जो लेक्चर में वीडियो लेक्चर था उसका आधा हिस्सा मैंने आपको समझा दिया। अब सर बात आती है माइक्रो और मैक्रो की। हमने मेन टॉपिक इकोनॉमिक्स तब पढ़ आया। लिया। हाँ, मेन टॉपिक अब आया, माइक्रो एंड मैक्रो। मैं माइक्रो और मैक्रो क्यों पढ़ूं जबकि मेरे सिलेबस में सिर्फ माइक्रो? आपको पता है आपके सिलेबस में क्या है? देखो भाई, आपके सिलेबस में दो नहीं. पार्ट है। बुक नंबर 1 विच इज माइक्रो, एंड बुक नंबर 2 विच इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मीन मोड मीडियन निकालना आता है आपको, बेसिक Yes, बेसिक। sir. यस सर। तो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आप पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ये भी बहुत बोरिंग होगा, जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, इतना खतरनाक बोरिंग होने वाला है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स, एक तरह से हमारा नया जन्म हुआ है पढ़ाई के लिए। हमने 10th तक जो भी किया, बदमाशी करी, मार पिटाई करी, मर्डर गश्ती करी, वो सारे पाप धुल गए आपके कॉमर्स से ही। अब हमें नए पाप करने हैं, नए पुण्य करने हैं। नए पुण्य कैसे करने हैं? हमें हमारी पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि एक थियोरेटिकल व्यू पॉइंट चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, तो स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत ज्यादा थियोरेटिकल होते हैं, इकोनॉमिक्स में तो हद से ज्यादा। तो माइक्रो में मैं बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ये बड़े परेशान करेंगे, मतलब थ्योरी थ्योरी है इसमें। लेकिन जो थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो सुख मिलेगा ना, वैसा बेटा किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, लिटरली नहीं है। इट इज अल्टीमेट सब्जेक्ट, एंड दिस सब्जेक्ट इज समथिंग जिससे आपके आगे चल के कॉमर्स में 12th के बाद जो ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल स्टडीज है, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए बेस की तरह काम करता है। तो ठीक है, अब माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो हम मैक्रो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप ऐसे मत देखो कि सब्जेक्ट 11th और 12th में बटा हुआ है। मैं बोलता हूँ 12th के इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो पढ़ने को मिल जाएगा। 12th इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट होंगे फिर से। वन विल बी योर मैक्रो इकोनॉमिक्स and another part will be your Indian economic development. तो कुल मिला के ये सब पूरी एक ही फैमिली है, बस किसी को कहाँ पढ़ना है और किसी को कहाँ पढ़ना है। तो ब्रॉडली अब समझना, अब हमारे पढ़े पे आ जाए। इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं माइक्रो में एंड मैक्रो में। माइक्रो का मतलब, वर्ड का मतलब ही होता है छोटा। ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है,
MIKROS, माइक्रोस, जो कि ग्रीक वर्ड है। अब ये चीजें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, पर समझो थोड़ा सा जरूरी पड़ता है कभी कभी कुछ चीजें। मैक्रो, ये मैक्रोस से आया है, ये भी ग्रीक वर्ड है। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप मान के चलो ये एक मैप है आपके पास, ठीक है। इस मैप में वर्ल्ड का मैप है, यहाँ आपके अमेरिका है, ठीक है, इधर हमारा एशिया और अफ्रीका, इधर इंडिया, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वगैरह सब, यहाँ रशिया चाइना बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा वर्ल्ड मैप है। मैं वर्ल्ड मैप को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार ये पूरी दुनिया जो है ना, ये खुद में एक यूनिट है। तो बात सही है, हाँ। ऐसी मेरी सोच कहती है कि मैं पूरी दुनिया को मैक्रो इकोनॉमिक नजर से देख रहा हूँ। दुनिया मैक्रो है मेरी। और यहाँ पे मैं बोलूँ, अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें, जो कि एक छोटा देश है। यहाँ पर ये हमारा भारत, ये हमारा कश्मीर भी आ गया इसमें, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जब मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा ये माइक्रो है। मतलब पहले मैं एक पिक्चर फ्रेम सेट करूं और फिर बात करूं। पिक्चर फ्रेम मैंने सेट करा पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी, फिर मैं बोल रहा हूं क्या मेरे को इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, माइक्रो। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के बारे में, वो भी माइक्रो। अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में माइक्रो। रशियन इकोनॉमी माइक्रो। सर, पाकिस्तानी इकोनॉमी, वो भी माइक्रो। पर चाइनीज इकोनॉमी माइक्रो, सब माइक्रो है। तो सर मैक्रो क्या है? मैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जब एक साथ बात करूंगा वो मैक्रो होगा। समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। दूसरा यस एग्जांपल सर। देता हूँ, सेकेंड यस एग्जांपल। सर। ओके ओके, अग्री। सेकेंड एग्जांपल, अब हमारे पास दूसरा मैप है, ठीक है, और बताना ये दूसरा मैप किसका है? इंडिया। किसका है? भारत देश, बस इतना ही हमारा अच्छा बन हिंदुस्तान। पाता है, हमारा हिंदुस्तान। अब भाई इंडिया का मैप देख रहे हैं हम, और सोच रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करूं। बताओ माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? मैक्रो। मैक्रो मैक्रो। 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 मतलब मैंने नजर बदली और नजरिया बदल गया। आई चेंज माई व्यू पॉइंट एंड द व्यू चेंज। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे हमारा राजस्थान है, हमारा प्यारा राजस्थान। यस सर। अगर मैं राजस्थानी इकोनॉमी के बारे में बात करूं इस मैप को देखते हुए, माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? माइक्रो माइक्रो। माइक्रो। क्या आपको समझ में आया माइक्रो और मैक्रो का यस डिफरेंस? सर। यस तो सर। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस इज, देयर इज नो एज सच डिफरेंस इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंसेस क्यों है वो भी समझा दूंगा कि डिफरेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी अगर ऐसी बात है तो। पर आप ये समझो कि जब मैं चीजों को छोटे लेवल पे पढ़ रहा होता हूँ मेरे को अलग तरह से पढ़ना पड़ता है, जब मैं चीजों को बड़े लेवल पे पढ़ रहा होता हूँ तो अलग तरह से पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं एक बात बोलूं, बच्चों सेविंग अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है सर। अच्छी बात है। आप सेव करो, मैं सेव करूं, बहुत बढ़िया बात है। पर हमारा पूरा देश में सब सेविंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी के पास इनकम का पता पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। जो बिजनेसमैन है उनकी तो इनकम आ ही नहीं रही है। जिनकी सैलरीज आ रही है उनकी सैलरी भी आधी आ रही है या शायद नहीं आ रही है। तो बच्चों बता दो जरा, क्या सेविंग एट इंडिया लेवल इज इट गुड? यस सर। नो। क्यों? बाय। वाई? हाँ, ये क्वेश्चन आना जरूरी है। अभी मेरे को बताओ, तुम घर पे बैठे हो और कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, ना तुम पेट्रोल डला रहे हो, ना तुम बाहर जाते हो रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं हो रहा एक तरह से। घर में भी चॉकलेट्स का स्टॉक खत्म हो चुका है तो नई चॉकलेट्स नहीं आ रही। एक तरह से कोई खर्चा नहीं कर रहे। इससे बिजनेसमैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? बिजनेसमैन की इनकम बंद हो गई। लॉस हो अच्छा, रहा उसका। उस बिजनेसमैन का लॉस हो रहा है। ऐसे ही किसी बिजनेस में तुम्हारे फादर भी काम करते हैं, या तो उसके ओनर हैं या उसमें एम्प्लॉय होंगे।
वो बिजनेस जब सफर करेगा तो तुम्हारे फादर की इनकम भी सफर करेगी। और क्योंकि पूरा इंडिया सेव कर रहा है तो एक तरह से पूरे इंडिया की इनकम सफर करेगी। आप ये चीज समझना, माइक्रो लेवल पे सेविंग इज गुड बट मैक्रो लेवल पे सेविंग इज बैड। क्या मेरी बात से एग्री करते हो या किसी का कोई और व्यू पॉइंट है? बताओ बच्चों, सर एक बार आप ही समझा दो। फिर से समझाता हूँ। मेरे को भी समझ नहीं आया आकाश। समझ में हाँ नहीं सर, आया? एक अच्छा और बार चलो, समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे को तुम मैं बताओ कि सेविंग करके तुमने अच्छा कर लिया, ऐसा कैसे लग रहा है? तुम्हारे पास पैसा बच गया यूं? जैसे आगे कभी कोई चीज की जरूरत हो तो हम अपने पैसे से बिल्कुल खरीद सही है। सकते अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कभी भी पैसा की जरूरत पड़ सकती है और हमें नहीं पता है कितने महीने कितने साल चलेगा। ये सब सोच के बैठे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, वो शॉपकीपर जिसकी शॉप पे पहले आप जाते थे और चॉकलेट खाते थे, उस शॉपकीपर को इनकम तभी मिलती थी जब आपके हाथ से खर्चा होता था। ये सुनो, हैं। ब्रो यस ये यस यस तो सर। सही है ना? हाँ। सर तो यस यस जब यस यस। उसको इनकम नहीं मिल रही तो उसके घर में जो उसके बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे? उसके जो बच्चे हैं वो कैसे खर्चा करेंगे? तो कल को उसके बच्चे रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे और रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाएंगे, तो रेस्टोरेंट वाले को पैसे जो ये देते थे वो नहीं दे पाएंगे। और ये रेस्टोरेंट किसका है? मान लीजिए आपके फादर का रेस्टोरेंट। यस सर हम एक तरह से आपने सेविंग करके अपने ही फादर की इनकम काट ली। क्यों? क्योंकि आप खर्चा करते तो किसी के पास जाता, वो इंसान अपने बच्चों को बोलता कि तुम भी खर्चे करो, वो बच्चे कहीं ना कहीं आपके फादर के बिजनेस में आकर के खर्चा करते और आपके फादर को इनकम आती, वो वापस आपको देते, तो एक तरह से पैसा घूमता रहता है। हाँ, तो सर पैसा तो एक तरह से कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है? रियलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तुमसे फीस ले लूं, या मैं तुम्हें बोलूं यार ठीक है मैं तेरे को पढ़ाता हूँ फ्री में और तू मेरे को है ना हर रोज खाना खिला देना अपने रेस्टोरेंट में फ्री में। हमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम दोनों खुश हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ था जो वेस्ट हो जाता और तुम्हारे पास कुछ था जो वेस्ट हो जाता अगर हम दोनों सेव करते रहते तो। आज की तारीख में यही हो रहा है। व्हेन यू आर सेविंग यू आर वेस्टिंग। क्या वेस्ट कर दिया तुमने? तुम एंजॉय कर सकते हो शॉपकीपर के यहाँ पे जाके चॉकलेट्स खाना, जो तुमने वेस्ट कर दिया। और शॉपकीपर भी तुम्हारे लिए चॉकलेट बना सकता है जो उसका वेस्ट हो गया। और शॉपकीपर के बच्चों के लिए तुम अपने रेस्टोरेंट पे खाना बना सकते हो जो नहीं बना पा रहे हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। मतलब तुम एक दूसरे के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में जो मीडियम था पैसा, वो तुमने सेव कर दिया। क्या मेरी बात से अब अग्री करते हो बच्चों, या और यस सर। कंफ्यूज हो गए? यस हाँ हाँ यस हाँ सर। चलो ठीक है। यस सर तो सेविंग इज गुड और बैड? बोथ बोथ। बैड At micro level it can be good, but at macro level it is definitely bad. यस सर। आपने कभी सोचा नहीं कि कोरोना में अगर हम लोग खर्चा ही नहीं कर रहे तो 6-7 महीने में तो इंडिया बहुत वेल्दी हो जाएगा? ऐसा नहीं सोचा आप लोगों ने? क्यों? पैसा होगा बच ना रहा है, सर, सबका खर्चा तो हो ही नहीं कितना रहा। घाटा वेल्दी होगा। वेल्दी नहीं देश होगा, को बहुत घाटा हो नुकसान जाएगा। बहुत नुकसान हो जाएगा, 10-12 साल पीछे चला जाएंगे अपन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अभी से ही कई सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, कई सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज का पैसा काट लिया। इट इज एस्टिमेटेड दैट 38% ऑफ, बेटा किसी का माइक चालू है और वो टेबल खिसका रहा है। हाँ जी। इट इज एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज will either lose their jobs or they will have a pay cut। या तो इनकी नौकरी चली जाएगी या इन लोग के सैलरी कम हो जाएगी। और आप समझ सकते हो कि अगर ये लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयज हैं तो यही तो हैं जो खर्चा करते हैं। तो बिजनेसमैन को भी इम्पैक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। कुल मिलाकर के हम सबको इम्पैक्ट होने वाला है। तो सेविंग इज बैड। अच्छा, माइक्रो समझ में आ गया, मैक्रो समझ में आ गया। यस सर। मैं फिर से यस सर। मैं फिर से कुछ आप लोग को एग्जाम्पल्स पूछता हूँ, बताना आंसर क्या होगा। पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं स्टडी कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी। माइक्रो है या मैक्रो है?
माइक्रो माइक्रो। 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 सब लोग माइक्रो बोलते हैं? यस। यस सर। ठीक है, ठीक है। नौशीन बोल नहीं रही और मयंक भी नहीं बोल रहा। नौशीन, मयंक। हाँ बेटा मयंक बोल। आया समझ में कि नहीं? आया आया आया। सर। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पूछता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है राजस्थान। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान है और मैं राजस्थान की इकोनॉमी को पढ़ रहा हूँ, स्टडी माइक्रो करने की माइक्रो बात कर रहा हूँ। माइक्रो माइक्रो। माइक्रो। फिर से समझना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? राजस्थान। राजस्थान। और पढ़ क्या रहा हूँ? राजस्थान की इकोनॉमी। ही इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ। तो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? माइक्रो। मैक्रो होगा। मैक्रो मैक्रो होगा। सर। मैक्रो होगा, सीधी सी बात है। ये रहा मेरा नया नक्शा, जिसमें क्या बनाया मैंने? सिर्फ राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान। क्या पढ़ रहा हूँ? राजस्थान को ही पढ़ रहा हूँ। राजस्थान की इकोनॉमी। तो क्या होगा? वो मैक्रो होगा ना। मैक्रो मेरा व्यू पॉइंट जो है उस पूरे को पढ़ रहा हूँ, तो मैक्रो। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो। और यहीं पे उदयपुर को पढ़ता है। यहाँ कहीं उदयपुर है, देखो हमारे नक्शे में। यहीं पे मैं उदयपुर को स्टडी करता, होगा। तो वो होता माइक्रो। मैक्रो ओके ओके ओके। समझ में आया बच्चों? क्या गड़बड़ कर रहे थे, गलती कर रहे थे? यस 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 सर, समझ में आ गया। यस सर, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी की बात नहीं है। समझना जरूरी है। अभी समझो। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ माइक्रो और मैक्रो की। ये लो, आप लोग के लिए एक जगह माइक्रो लिखता हूँ। माइक्रो के लिए मैं एक छोटे से लाइन में खत्म कर दूंगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। सर इंडिविजुअल कैसे हुआ? जब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा था, तो एक अकेला भारत इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल मतलब अकेला, एक, सिंगल। अकेला। तो जब सिंगल की बात कर रहा हूँ माइक्रो, ऐसे ही इंडिया की बात करते हैं। जब राजस्थान की बात कर रहा था, इंडिविजुअल स्टेट की बात कर रहा था, सारे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा था, इंडिविजुअल की, तो भी क्या? माइक्रो। सर राजस्थान की बात करते हुए उदयपुर इंडिविजुअल सिटी है, माइक्रो। बोलो, आया समझ? यस सर। डेफिनेशन से कनेक्ट हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। दूसरी डेफिनेशन सुनो भाई। मैक्रो। मैक्रो बोलता है, छोटी सी डेफिनेशन को फिर से, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तुम पूरी इकोनॉमी को पढ़ दो। जब वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरे वर्ल्ड को पढ़ दो, वर्ल्ड की स्टडी कर लो, मैक्रो। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो पूरे इंडिया को पढ़ लो, पूरे इंडिया की जीडीपी निकाल दो, नेशनल इनकम निकाल दो, अनएम्प्लॉयमेंट निकाल दो, मैक्रो। राजस्थान को स्टडी कर रहे हो, पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन निकाल रहे हो, मैक्रो। उदयपुर की निकाल रहे हो, माइक्रो। आया समझ में डिफरेंस? यस सर। एक बार मेरे को बताना माइक्रो को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। हाँ। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अच्छा, मैक्रो को कैसे बोलेंगे? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल। याद रह जाएगी ये बातें? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब नोट से देखते हैं जरा, नोट से देखते हैं। इंट्रोडक्शन। अब मैं पहली वाली लाइन पे आया हूँ। इन एन इकोनॉमी economic problems arise at the level of individual, group of individual and economy as a whole। सबको प्रॉब्लम होती है,
भाई आपको मेरे को डेली प्रॉब्लम होती है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि मैं मेरे पैसे का बेस्ट यूटिलाइज कैसे करूँ, आइसक्रीम खाऊं या कोल्ड ड्रिंक पीऊं या बर्गर सही रहेगा, वी डिसाइड। ये हमें प्रॉब्लम है डेली। ऐसे ही हमारे देश को भी प्रॉब्लम है, दे हैव टू मेक अ चॉइस, लॉकडाउन करें या लॉकडाउन नहीं करें, क्या क्या बंद करें, क्या क्या चालू रखें, चॉइसेस करनी पड़ रही है अभी। हाँ, क्या ये एज अ होल कंट्री की प्रॉब्लम है? बिल्कुल है सर। बच्चों इंडस्ट्री की भी प्रॉब्लम होती है। इंडस्ट्री जानते हो? पहले मेरे को बताओ इंडस्ट्री क्या होता है। कंपनीज कंपनीज या कंपनी? कंपनीज कंपनीज। कभी सुना है स्टील इंडस्ट्री या यस एजुकेशन सर इंडस्ट्री? जब मैं स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो स्टील मैन्युफैक्चर करने वाले, स्टील सेल करने वाले, स्टील में डील करने वाले, स्टील को रॉ मटेरियल देने वाले, सब कंपनीज की, सब फर्म्स की, सारे बिजनेसेस की बात कर रहा होता हूँ। तो इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, ग्रुप ऑफ सिमिलर बिजनेसेस। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी इंडस्ट्री को भी कभी प्रॉब्लम आती है? उसको भी चॉइस करनी पड़ती है क्या? यस, हाँ। हाँ, अभी देखो जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो। भैया लॉकडाउन में सब खुल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे बड़े प्रीशियस हैं, हम स्कूल नहीं खोलेंगे, कोचिंग नहीं खोलेंगे। स्कूल और कोचिंग तब तक नहीं खोलेंगे जब तक पूरी सिचुएशन सेफ ना हो जाए। क्यों? अरे स्कूल्स में अगर बच्चे हैं और बच्चे हाइजीन का ध्यान तो कहीं रखते ही नहीं है, किधर का भी हाथ किधर भी पहुंच देते हैं, तो इट कैन स्प्रेड वेरी रैपिडली इन स्कूल। तो एजुकेशन इंडस्ट्री को क्या करना पड़ा? क्या पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चॉइस करनी पड़ी कि या तो पढ़ाओ मत और बंद कर दो, या फिर पढ़ाओ और ऑनलाइन पढ़ाओ? करनी पड़ी कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर करनी पड़ी। यस सर, करनी इंडस्ट्री पड़ी। करनी पड़ी। इंडस्ट्री को भी चॉइस करनी पड़ती है। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बता दो, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पढ़ूंगा तो माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? माइक्रो माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो में। माइक्रो, ठीक है। अच्छा मेरा पर्सपेक्टिव जब भी मैं पढ़ूंगा ना, इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ रहा हूँ 11th या 12th में, मेरा पर्सपेक्टिव कंट्री के हिसाब से होगा, मेरे इंडिया के हिसाब से होगा। बात समझ गए? आप लोगों को भी उसी पर्सपेक्टिव से समझना है। मतलब हम लोग जो फ्रेम सेट करते थे ना कि मैप में क्या देखें, तो मैप में हमें दिख रहा है इंडिया। इंडियन पर्सपेक्टिव से बताओ, इंडस्ट्री माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? माइक्रो। माइक्रो माइक्रो। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री नहीं होती किसी कंट्री में, ढेरों इंडस्ट्री होती। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करें, वो भी माइक्रो में आएगा, इंडस्ट्री भी माइक्रो। ठीक है सर। अच्छा, इकोनॉमी एज अ होल, माइक्रो मैक्रो? माइक्रो माइक्रो मैक्स मैक्रो। बोल रहा है, माइक बोल रहा है? मैक, मैक्रो मैक्रो। 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 ये मैक्रो होगा। अरे भाई डेफिनेशन में भी तो लिखा था, क्या लिखा था? भाई स्टडी खुले में ऑफ, पलट रहे हो यार। क्या? कंटिन्यू सर। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इकोनॉमी एज अ होल, हमने वैसे ही डेफिनेशन देखी थी ना, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो की डेफिनेशन थी। ठीक है सर, सब लेवल में प्रॉब्लम आती है, समझ में आ गया। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नो पढ़ने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, सिर्फ रास्ता पता पड़ता है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, बट कैन हेल्प इन फाइंडिंग सुटेबल मेजर्स टू सॉल्व द सेम। मेजर्स का मतलब होता है तरीके, वेज, टूल्स, वो जरिए, वो तरीके जिनकी वजह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, चॉइस वाली प्रॉब्लम को। वो तरीके हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के समझ में आ जाएंगे। लेकिन क्या नहीं होगा, इससे इससे श्योर नहीं हो जाता कि हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भाई मैंने पूरी इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ ली और मेरी कंट्री में सबने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, तो क्या हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी? होंगे। हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स की समझ से तरीका पता लगता है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। आई होप दिस लाइन इज ऑल्सो क्लियर। ये पहले हो गई, ये दूसरी हो गई, समझ में आया क्या? यस सर। अब आ गई डेफिनेशंस।
study of economic problems of an individual economic unit is called microeconomics. Study of problems of economy as a whole is As a called मैक्रो macro. कोई तकलीफ? No, sir. नो ठीक नो है, सर। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है? बच्चों, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे सर समझाता यही हूँ। मैंने समझ में वीडियो नहीं में, आया। हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, मैंने उस टाइम वीडियो में भी बोला था कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेंगी? सर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसका लिंक लास्ट वाले चैप्टर से भी है, इसका लिंक बीच वाले चैप्टर से भी है। तो बीच वाला चैप्टर पढ़ने के बाद या तो मैं इसको पढ़ाऊं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो बीच क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कुछ चीजों को आप याद रखोगे, यू विल लर्न देम। और चीजें जो याद रखने की, उसमें से एक ये माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस वाला टेबल भी है, इसमें भी पूरा याद नहीं करना है, मैं समझाता हूँ, समझना। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। ये तो समझ में आया होगा पक्के से, Yes, sir. ठीक है। यस सर यस सर। अच्छा, दूसरा यस पॉइंट, सर माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। सर, लेक्चर में नहीं था। हाँ, तो मैं 60 डिफरेंसेस नहीं बताना चाहता था लेक्चर में। आप समझो, ये Yes, डिफरेंसेस sir. जो मेरे नोट्स में ना, ये 7-8 डिफरेंसेस, ये मैक्सिमम डिफरेंसेस। आप लोगों के लिए कभी क्वेश्चन आता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 एंड एट मैक्स 4 नंबर का, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 5 डिफरेंसेस लिखना है। तो मैं 7 या 8 डिफरेंसेस आपको क्यों बताऊं? आपकी मर्जी है। नहीं सर, मेरे को एडिक्वेट ही पढ़ना है, मेरे को ज्यादा पढ़ने का मगजमारी नहीं चाहिए। मेरे को इतना होता तो फिर मैं साइंस लेता, ऐसा कुछ करता। पहली बात तो ये गलत फहमी है, कॉमर्स ले लिया और पढ़ाई से बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आज पढ़ो, चाहे आज के 2 साल बाद एक्स्ट्रा इन्हीं बुक्स को वापस उठा के पढ़ो, क्योंकि हर चीज लिंक्ड है। Yes, sir. तो हाँ भाई, माइक्रो का नाम क्या? प्राइस थियरी। अब इसमें मैं क्या समझाऊं बच्चों को? तो याद ही करना पड़ेगा ना। तुम्हारा नाम हसनैन है, या तुम्हारा नाम योगेश है, योगेश भी है ना इसमें, हाँ मेरा नाम या तो तुम्हारा योगेश ही नाम है नौशीन है। अरे मेरे को याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पूछूंगा अरे नौशीन क्यों, ए हसनैन ओके क्यों, ओके ओके ऐसे थोड़ी पूछ सकता हूँ बच्चों। तो दे आर सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू लर्न। उसमें ये सेकंड वाला पॉइंट है जो आपको याद करना ही करना है। इसको क्या बोलते हैं माइक्रो को? जल्दी बताओ। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हेलो? यस सर, आवाज आ रही है आपकी? सर आ रही है मेरे को आवाज। आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। आ रही है स्टूडेंट्स, सर। इफ यू कैन हाँ। हियर मी, एक बार चैट Yes, बॉक्स में sir. डालो यस और नो। चैट बॉक्स कहाँ है? वहाँ चैट वाला ऑप्शन आ रहा होगा ना, उसमें लिख के दो जरा, अगर सुन पा रहे हो तो। Oh, yes, sir. Yes, I got it. मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। सर हमने म्यूट कर रखा है इसलिए चुप रहे। ठीक है, आप लोग को आवाज आ रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन चैट बॉक्स यूज करेंगे Yes. जब तक मुझे आपकी आवाज नहीं आती। तो Okay. जब मेरे को आवाज आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो चैट बॉक्स में डालो, ठीक है। अगला वाला पॉइंट, मैक्रो इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ये क्या हुआ सर? अरे नाम है भाई, क्यों ऐसे नाम पड़े? यहाँ पे प्राइस का यूज करते हैं माइक्रो में बहुत ज्यादा। प्राइस इज अ मेन कॉम्पोनेंट, तो प्राइस थियरी। अच्छा, यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी थोड़ी ज्यादा होती है मैक्रो में, 12th क्लास में जो पढ़ोगे, तो नाम पड़ गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है सर। अच्छा, अगला, इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्री। अभी अभी तुमने पढ़ा ऊपर, तुमने खुद ने बताया था इंडिविजुअल भी माइक्रो, इंडस्ट्री भी माइक्रो।
and it is concerned with determination of aggregate output and general price level in economy as a whole. सर इंडिविजुअल इंडस्ट्री समझ में आ गया, इकोनॉमी एज अ होल समझ में आ गया, लेकिन उसके पहले के अजीब अजीब शब्द क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग Yes, ऑफ sir. एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? आउटपुट और प्राइस तो समझ में आता है, आई होप आउटपुट पता होगा और प्राइस पता होगा, लेकिन जनरल प्राइस लेवल का क्या मतलब हुआ? आपको पता होगा कि कभी कभी हमारे देश में इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब चीजों के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, जब खाने Yes. पीने के प्राइसेस, बाकी चीजों के प्राइसेस महंगे हो जाते हैं। सुना होगा कभी घर में टमाटर महंगे हो गए, Yes, sir. प्याज महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, तेल महंगा हो पेट्रोल। गया, ऑल दीज थिंग्स। मैं बोलता हूँ इन जनरल जब सारी चीजें महंगी हो रही होती है तो क्या बदल रहा है? एक प्राइस नहीं बदल रहा, जनरल प्राइस बदल रहा है आपकी। General price level. अरे आपके दादाजी के टाइम के प्राइसेस पूछना कभी किसी से, आपके दादाजी से ही पूछना है, ऐसा पॉसिबल है तो, कि भाई आपके टाइम पे ये ये चीज कितने में आती थी, या आपके टाइम पे जमीन के भाव क्या थे और आज के टाइम में क्या है, आप कंपेयर कर लो। हमेशा हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है कि हमारे प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर इसकी स्टडी जरूरी है। वो कहाँ करते हैं अपन? मैक्रो। हम देखते हैं मैक्रो में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करना चाहिए, वो सब हमें पढ़ना होता है मैक्रो। सर एग्रीगेट आउटपुट मतलब जीडीपी, कभी सुना होगा जीडीपी? चैट बॉक्स में बताओ, जीडीपी सुना है कि नहीं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Yes, sir. नहीं आ रहा रिप्लाई बच्चों? आया? यस सुना है, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक पूरे कंट्री का प्रोडक्शन। मतलब मेरे इंडिया में ओवरऑल एक साल भर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा हर चीज का, उसका टोटलिंग करना होता है, दैट इज आवर जीडीपी। तो जीडीपी को कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो में। क्यों? पूरी कंट्री का इसलिए। अच्छा, उसको हम एग्रीगेट आउटपुट भी बोलते हैं, जीडीपी को ही एग्रीगेट आउटपुट बोलते हैं, ऐसा मान के चलो फिलहाल। तो हम एग्रीगेट आउटपुट पढ़ें या जनरल प्राइस लेवल पढ़ें, वो मैक्रो में आएगा। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है सर? कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंता करना। तो हमारी इकोनॉमिक्स किसकी चिंता कर रही है यहाँ पे? माइक्रो है तो वो इंडिविजुअल की चिंता करेगी, मैक्रो है तो पूरी पूरी इकोनॉमी की चिंता लगी रहेगी इकोनॉमिस्ट को। आई होप थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो चैट बॉक्स में डालना, यस मैं सर। आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम। सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है मेजर प्रॉब्लम। दोनों में ही सेंट्रल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अलग अलग लेवल पे होगी। यहाँ पर माइक्रो में सेंट्रल प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स तो आज ही पढ़ा था, समझ में आ गया। तो बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि कितना किस चीज का प्राइस होना चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स, ये भी याद करने का है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम मैक्रो में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट कहीं ये तो नहीं है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी? एग्जैक्टली वही है। इनफैक्ट प्राइस थ्री यहाँ ऊपर पढ़ा था, इसीलिए यहाँ प्राइस डिटर्मिनेशन आ रहा है। कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इन चीजों के मतलब तो तभी समझ में आएंगे जब तुम वहां तक पहुंचोगे। वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच द ब्रिज। एक पुल है कहीं दूर पर, हम उसके बारे में कैसे बात कर लें अभी दूर से ही? जब हम पुल तक पहुंचेंगे तब बात करेंगे कि पुल को कैसे क्रॉस करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको तभी समझ में आएंगी जब हम आगे उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या शॉर्टकट है? याद कर लो, हमें याद करना ही पड़ता है। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया। मैं इसके सामने ऐसा एरो कर देता हूँ, ये भी आपको याद करना है। इनफैक्ट थर्ड पॉइंट भी याद ही करना था।
अच्छा, और ज्यादा खतरनाक आपके लिए वर्ड्स आएंगे अब। जैसे यहाँ पे लिखा है, डिस्कस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल इज अचीव्ड। सर इंडिविजुअल समझ में आता है क्योंकि माइक्रो में इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ये वर्ड इक्विलिब्रियम क्या है? कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम को आप एक सिंपल टर्म में समझो, बैलेंस। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस। एक इंडिविजुअल का बैलेंस कहाँ बनता है, वो कहाँ सबसे बढ़िया सिचुएशन में होता है, ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं। और पूरी एम्प्लॉयमेंट और इनकम का सबसे बेस्ट किस सिचुएशन में होंगी, ये अपन मैक्रो में पढ़ते हैं। नाम पड़ गया पार्शियल और जनरल। पार्शियल मतलब आधा अधूरा क्योंकि एक इंडिविजुअल का है। जनरल मतलब ओवरऑल सबका, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का है। सर ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट वापस से वहीं से आए हैं क्या? हाँ, मैक्रो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता रहेगा। बच्चों थोड़ा सा चेक कर लेते क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दो। ओके, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड। अगला पॉइंट, ये भी याद करना है, हाँ करना है। अगला पॉइंट, जब माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो को कांस्टेंट रखना, और जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो को कांस्टेंट रखना। ये वाली बात क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स। सर अज्यूम समझ में नहीं आया। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। मैं बोलता हूँ ना कि लेट्स सपोज, अज्यूम, मान लो कि ऐसा हो रहा है। चले। जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं हो रहा। क्या मतलब सर? अरे भाई, जब मेरे को राजस्थान की इकोनॉमी पढ़नी है और राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में ही स्टडी करनी है, तो मैं पूरे इंडिया में क्या चल रहा है बाकी के में उसको थोड़ी स्टडी करता रहूंगा। व्हेन आई एम स्टडिंग माइक्रो, सॉरी व्हेन आई एम स्टडिंग माइक्रो, मेरे को मैक्रो को दूर रखना पड़ेगा। एकदम ये सोचे चलना पड़ेगा कि मैक्रो जैसा था वैसा ही है। और अच्छे से समझाओ सर। मैंने एग्जाम्पल एक लेक्चर में भी दिया था। मान के चलो मेरे को ये पता करना है कि तुमने एग्जाम के लिए पढ़ाई करी या नहीं करी, तुमने स्टडी करी थी या नहीं करी थी, इसका सबसे अच्छा पैमाना क्या होगा? तुम्हारे मार्क्स। सर मार्क्स तो और भी चीजों से इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके आजू बाजू कौन बैठा है, क्या आप चीटिंग का मौका निकाल पाए, क्या आपका मूड था पेपर देने का, क्या आप बीमार तो नहीं थे। ये सारे रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स इफेक्ट हुए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो सिर्फ ये पता करना है कि तुमने स्टडी करी कि नहीं करी, तो मैं बाकी सारी चीजों को क्या मान के चलूंगा कि ये सब चीजें नहीं हुई होंगी। इसके अगर मार्क्स अच्छे आए हैं तो इसने पढ़ाई करी है, मार्क्स खराब आए हैं तो पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है, मार्क्स का है। बाकी सब, जब मैं सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं तो बाकी सारी चीजों को साइड में रखूंगा। ये मान के चलूंगा कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ माइक्रो तो ये मान के चलता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सारी चीजें ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही जब मैक्रो पढ़ रहे हैं तो ये मानते हैं कि माइक्रो की सारी चीजें कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। ये वाला पॉइंट सबसे आसान है याद करने में, समझने में सबसे डिफिकल्ट है। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, बहुत आसान है। माइक्रो के टाइम पे बोल दो मैक्रो इज कांस्टेंट, मैक्रो के टाइम पे बोल दो माइक्रो इज कांस्टेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं? फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में तुम्हारा आंसर चाहिए इस पॉइंट के लिए, जल्दी। शाबाश, बढ़िया, अब हमारी बनने लग गई।
अब मेरे को समझ में आ गया कि तुम लोग को भी ये सिस्टम ओवरऑल कैसे पढ़ना है, इससे तुम अकस्टम्ड हो गए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइस एंड एब्सोल्यूट प्राइस। ये क्या चीज है सर? बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होगा। गरीबी के बारे में बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जो बिल्कुल ही गरीब है, जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली पुअर, है ना? ऐसे ही एक होता है रिलेटिवली पुअर। रिलेटिवली पुअर मतलब हम जब हम कंपेयर करते हैं, किस चीज का किससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं धीरू भाई अंबानी को कंपेयर करूं बिल गेट्स से, धीरू भाई तो रहे नहीं, मुकेश भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी एंड बिल गेट्स में रिच कौन है भाई? बिल गेट्स। तो पुअर कौन हुआ? मुकेश भाई। तो मुकेश भाई इज कंपैरेटिवली पुअर व्हेन कंपेयर्ड टू बिल गेट्स। इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और से और उस टाइम देख रहे हैं कि तू गरीब है या अमीर है, तो वो रिलेटिव। और जब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एकदम हम तो ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट। वैसे ही माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो में रिलेटिव चेक करते हैं, मतलब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इनको आपस में कंपेयर करते हैं कि ए महंगा है बी महंगा है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम ये देखते हैं इन्फ्लेशन की रेट 100% थी, अब ये बढ़ चुकी है 110%। ये इन्फ्लेशन की रेट क्या है सर? इन्फ्लेशन की रेट मतलब जनरल प्राइस लेवल, जो ऊपर बताया था, समझाया था, यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे। मैंने कि दो चीजों को आपस में कंपेयर नहीं करा, मैंने इंडियन इकोनॉमी को ही कंपेयर करा है खुद से। तो फिर से रटने वाले बच्चे ध्यान दें। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन करना मतलब पता करना, टू फाइंड। माइक्रो में हम रिलेटिव प्राइसेस को पता करते हैं, कंपेयर करते हैं प्राइसेस को। मैक्रो में हम एब्सोल्यूट प्राइसेस का डिटर्मिनेशन करते हैं। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो। स्पीड बढ़ रही है। गुड। शाबाश हसनैन, कीर्तन गुड, नौशीन गर्वित गुड, कृष्णा शाबाश बच्चों। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मतलब मेन कंपोनेंट। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी गाड़ी में कंपोनेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट क्या हुआ? हैंडल, उसके ब्रेकिंग सिस्टम, उसका इंजन, उसके पहिए, उसकी सीट। अभी बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, नट बोल्ट वगैरह सब निकालने जाए तो न जाने कितने कंपोनेंट्स हैं। लेकिन मेजर कंपोनेंट्स क्या है? मेन मेन चीजें क्या है? वैसे ही माइक्रो के अंदर मेन मेन चीजें क्या है? बच्चों एक तरह से बता रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी यूनिट्स हैं जो तुमको पढ़नी है। सर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है। हाँ, तो कोई खराब बात नहीं है इसमें। ओवरऑल ये तुम्हारे चैप्टर्स के नाम है, फिर से याद करना है। यस सर, याद करना है। सर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो समझ में आ गया, सप्लाई एक नई टर्म है जो हम याद कर लेंगे फिलहाल। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो हमने इस चैप्टर में खूब पढ़ लिया। अच्छा, मैक्रो में क्या पढ़ेंगे सर? आपको इक्विलिब्रियम वर्ड याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, पूरी इकोनॉमी का बैलेंस। अच्छा, पूरी इकोनॉमी का बैलेंस। कभी कभी ये देखेंगे कि कब कब ये बैलेंस में नहीं होती, जिसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। किसका? पूरी इकोनॉमी का। हम पढ़ेंगे पूरी इकोनॉमी का बैलेंस कब बनता है। हम ये पढ़ेंगे कि डिसबैलेंस कब हो जाती है। और साथ में फिर ये भी पढ़ेंगे कि डिसबैलेंस से वापस बैलेंस पे कैसे लाना है, जिसको हम बोलेंगे करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम थ्रू मॉनेटरी, फिस्कल एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अब ये क्या चीज है?
ये वो तरीके हैं जिससे करेक्शन करते हैं, जिससे डिसबैलेंस से बैलेंस ले आते हैं। ये चैप्टर के नाम है बेटा, 12th में काम आएंगे। अभी क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बच्चों बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, गुड गुड, ठीक है ठीक है। लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल वाला। अरे यार ये तो सबसे आसान होगा सर। अगर यहाँ पर ये चैप्टर, ये यूनिट्स के नाम है, यूनिट्स के नाम है, तो नीचे एग्जाम्पल में जो है वो चैप्टर्स के नाम। क्या क्या चैप्टर हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सर कंज्यूमर बिहेवियर तो यहाँ पे भी था, हाँ तो इधर भी लिख दो। कंज्यूमर बिहेवियर अगर यूनिट है तो चैप्टर के अंदर भी है। कुल मिला के क्या ये भी याद करना है? बिल्कुल से याद करना है सर। इधर भी कुछ था, नेशनल इनकम, मैं बार बार बोल चुका हूँ। आउटपुट मतलब जितना प्रोडक्शन किया। जनरल प्राइस लेवल, हाँ कई बार समझ लिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, ये क्या होता है? आपस में कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती हैं और उसमें कुछ पैसा लेना या देना रह जाता है। जैसे इंडिया ने श्रीलंका के साथ कितना सेल करा, कितना परचेज करा, उनके बीच में एक बैलेंस रह सकता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बताया था आपको भी कि पूरी नेशन के लेवल पे भी सेविंग होती है और वो खराब चीज हो सकती है, हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। आई होप एग्जाम्पल भी समझ में आया बच्चों। रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो एक तरह से मैंने आपको मेरे नोट से तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ाए, दो भी नहीं 1.5 पेज। ये मेरे नोट्स हैं जिनके अपन ने सिर्फ 1.5 पेज पढ़े। पर ये चीज बहुत जरूरी थी आपको एकदम डीप में समझना, क्योंकि बहुत सारी नई टर्म्स आ रही हैं। अपना जब मैंने वीडियो लेक्चर डाला था तो वो शायद 26 मिनट्स या 27 मिनट्स का था, जिसमें मैंने इतना ही पोर्शन कवर किया है। पर क्यों यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है? बिकॉज मेरे को आप लोगों से इंटरेक्ट करना है। और ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। बट ये चीज समझो कि Okay. दोनों जगह मैं पढ़ा एक ही चीज रहा हूँ। फर्क क्या है? एक्सप्लेनेशन का डेप्थ का पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है? मैं तुमसे कभी मिला नहीं, मेरे को नहीं पता तुम कितना जल्दी समझते हो। मेरे को नहीं पता कि तुम किस तरह के एग्जाम्पल्स तुमको पसंद आते हैं। अभी कुछ कुछ सेशंस अपन ऐसे लेंगे तो अपन को समझ में आता है। फिर से अपन क्या Yes. करेंगे, मैं फिर से एक वीडियो लेक्चर डालूंगा। समझना कैसे पढ़ेंगे। मैं फिर से एक वीडियो लेक्चर डालूंगा, तुम लोग उस वीडियो लेक्चर को खुद से अच्छे से पढ़ोगे। फिर वापस से मैं एक ऐसी क्लास रखूंगा जिसमें मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और देखना तुम्हें शानदार समझ में आएगा।